हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक प्रयास कोचिंग पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो वर्ष होने वाला है 2024, तो इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। और मैं यही मनोकामना करूंगा कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो इस वर्ष आपकी पूरी हों, सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और इसके साथ साथ जो आप सिलेक्शन चाहते हैं वो सिलेक्शन आपको मिल जाए। तो इसी होप के साथ हम लोग इस नए साल की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग, जो हमारा एक तरीका है कि जो हम संडे को ऑफलाइन, हमारा जो दिल्ली मुखर्जी नगर में सेंटर है एक प्रयास कोचिंग का, उस पे जो हम संडे को टेस्ट कराते हैं उसका डिस्कशन हम यहाँ पे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी लेकर आते हैं। जो संडे को टेस्ट दे चुके हैं उन्होंने तो टेस्ट दे दिया है, उन्होंने आंसर भी दे दिए हैं। लेकिन जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रैक्टिस की तरह ये आपके लिए टेस्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पे टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। हर पार्ट का डिस्कशन, चाहे आपका इंग्लिश का हो, इंग्लिश आलोक सर यहाँ पे लगातार डिस्कशन करा रहे हैं इंग्लिश वाले पार्ट का। रीजनिंग नंदन सर, और मैथ वाला पार्ट आपको निखिल सर के द्वारा यहाँ पे मिल गया होगा। तो जीएस वाले पार्ट की जिम्मेदारी इसमें मेरी है। यहाँ पे मॉक टेस्ट फर्स्ट का डिस्कशन ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट का हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे ही हमारे। इसके साथ साथ टेस्ट सेकंड जो हमारा हुआ था, आज की वीडियो में जीएस वाले पार्ट का डिस्कशन हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए आइए डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो हमारा संडे को टेस्ट हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कॉमनली और वाइडली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो जिन्होंने आंसर दे दिया है उनको तो बस देखना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, वो तो आंसर की तरह इसको लेंगे। लेकिन जो इसको पहली बार देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं या जैसे भी देख रहे हैं, तो आप इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लिए होंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपने अपने दिमाग में सोचा होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका देखेंगे आपने जो आंसर सोचा है वो सही है या गलत है। आइए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कॉमनली और वाइडली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वीट गेहूं, राइस चावल, ऑयल सीड्स तिलहन, कॉटन कपास। अगर हम इन सभी चारों ऑप्शन को पढ़ें तो कॉटन जो है, जो कपास है, वो मुख्यतः कौन सी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है, ब्लैक सोइल में होती है। और काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में बहुत रेयर, बहुत कम पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात वाले क्षेत्र में, जो आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसमें, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इस वाले क्षेत्र में आपकी जो काली मिट्टी है वो ज्यादा पाई जाती है। तो अगर हम कपास की बात करें तो कपास उत्तर प्रदेश में बहुत कम, बहुत रेयर यहाँ पे उसका उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन इसका उत्पादन ज्यादा देखने को कहाँ मिलेगा? वो आपका देखने को मिलेगा गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, सही जवाब था, वो था आपका कॉटन। यहाँ पे मिट्टी के हिसाब से भी आप इसको सोच सकते थे। तो आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था कौन सा? डी ऑप्शन। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल, तो उसमें गन्ना, शुगर कैन, और उसमें आपका आता है राइस, सॉरी, वीट गेहूं, और उसके साथ में राइस चावल। आगे की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइस नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर इन द मैप ऑफ इंडिया। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर भारत के मानचित्र में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो गुजरती है हमारे ग्लोब पर 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ, ये हमारी अक्षांश है। 23 डिग्री 27 मिनट उत्तर उत्तरी अक्षांश है, जिसपे आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है जी। कर्क रेखा के ऊपर जो होगा वो आपका नॉर्थ, और नीचे क्या होगा? आपका साउथ। ठीक है। उसमें पूछा गया है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर भारत के मानचित्र में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मेरे भाइयों कि कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य आते हैं। तो कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य आते हैं, मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है?
मित्र पर, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। मित्र पर गमछा झार। मैं से बन जाएगा मिजोरम, मी से क्या बन जाएगा मिजोरम, त्रै से बनेगा त्रिपुरा, ठीक है, मी से क्या बन जाएगा मिजोरम, त्रै से क्या बन जाएगा त्रिपुरा, पै से बन जाएगा पश्चिम बंगाल, रै से बन जाएगा राजस्थान, कैसे बन जाएगा गुजरात, मैं से बन जाएगा मध्य प्रदेश, झा से बन जाए छ से बन जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से बन जाएगा झारखंड। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने राज्य हुए, टोटल हमारे राज्य जो हैं वो हमारे 8 राज्य हैं जो किस पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये हमारे राज्य हैं जो स्थित है किस पे, कर्क रेखा पे। अब कर्क रेखा में अगर हम पूछें इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो उत्तर में स्थित है, मतलब कर्क रेखा के ऊपर उत्तर में स्थित है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी है। बाकी रांची, भोपाल और गांधीनगर ये सब जो है ये कहाँ पे आते हैं, इसके साउथ में स्थित है। आई बात समझ में, तो आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका कौन सा, आइजोल। एक तो इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा, यहां पे यह पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा में, कर्क रेखा के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी राजधानी है, मतलब कर्क रेखा के सबसे दूर उत्तर दिशा में सबसे दूर कौन सी राजधानी है, तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जयपुर सबसे दूर राजधानी है उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। और दक्षिण दिशा में कौन सी राजधानी है, तो दक्षिण दिशा में है रायपुर। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वो दक्षिण में सबसे दूर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है वो दक्षिण में सबसे दूर है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि कर्क रेखा के उत्तर में सबसे दूर राजधानी कौन सी है, तो वो है जयपुर। कौन से राज्य की, उसकी राजस्थान की। और ये पूछा जाए कर्क रेखा के दक्षिण में सबसे दूर राजधानी कौन सी है, तो वो है आपकी रायपुर, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही जवाब था कौन सा, आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस का मतलब इस दिन जल को संरक्षित करने के लिए एक कैंपेन चलाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, हम इसकी किस प्रकार से बचत कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए, इसको हम बर्बाद ना होने दें, इसको हम दूषित ना होने दें। ये सब अवेयरनेस इस दिन यहाँ पे दी जाती है। तो जल के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए जल दिवस मनाया जाता है कब, 22 मार्च, 22 मार्च को। तो आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था कौन सा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सही जवाब था। उसी प्रकार से 24 अप्रैल, जो आपका 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को इंडिया में, भारत में मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस। नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब, 24 अप्रैल को। वहीं अगर हम बात करते हैं 16 मार्च, 16 मार्च को, 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है कब, आपका 16 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड, विश्व अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब, 22 अप्रैल को। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप्ड इन मरकरी कंटेनर व्हील, कि स्टील से बनी एक गोलाकार गेंद है, वो मरकरी के पात्र में डालने पर क्या होगा। पहला ऑप्शन है सिंक इन मरकरी, मरकरी में डूब जाएगी, पारे में डूब जाएगी, या विल बी द सरफेस ऑफ मरकरी, मरकरी के सतह पे रहेगी, या फिर विल बी द पार्शियली इमर्ज्ड मरकरी, आंशिक रूप से मरकरी में डूब जाएगी, विल डिजोल्व इन मरकरी, या मरकरी में घुल जाएगी। देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी बात याद रखिए। देखो, कोई भी चीज है, मैं मान के चल रहा हूं पानी, ठीक है, अब पानी में ये मान लीजिए मैंने पानी भरा हुआ है, अब पानी में कोई भी चीज डूबेगी या नहीं डूबेगी, ये सब चीज जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक तो आपका डेंसिटी पे, इस पे डेंसिटी पे निर्भर करता है, घनत्व पे निर्भर करता है। दूसरा डिपेंड करता है वेट पे, भार पे।
ठीक है, वेट पे, भार पे। तो डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, देखो किसी भी चीज की डेंसिटी, जैसे मान लीजिए मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, जैसे वाटर की डेंसिटी है, जल का घनत्व है, वाटर की डेंसिटी जल का घनत्व है। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आयरन की डेंसिटी या किसी की चीज की डेंसिटी लेता हूँ, मान लीजिए मरकरी की ले लेते हैं, पारे की ले लेते हैं, ठीक है, मरकरी की डेंसिटी, पारे का घनत्व। या मैं मान लीजिए आयरन, लोहे ले लेता हूँ, लोहे की डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी, लोहे का घनत्व। ठीक है, यहाँ मैंने अलग अलग डेंसिटी ली और मैंने कहा कि अगर किसी की डेंसिटी, अगर किसी का घनत्व वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, अगर किसी की डेंसिटी, किसी का घनत्व वाटर की डेंसिटी से, जल के घनत्व से अधिक है, तो अगर किसी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक है, तो वो चीज पानी के अंदर डूब जाएगी। मतलब कहला, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई चीज किसी के अंदर तब डूबेगी जब डूबने वाले की जो घनत्व है, जो चीज आपकी डूब रही है, उसकी डेंसिटी जिस चीज के अंदर डूब रही है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई चीज डूब रही है तो उसकी डेंसिटी जिसके अंदर डूब रही है ना, उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वेट ज्यादा होना चाहिए, वेट पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं, स्टील की और यहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूं मरकरी की, तो स्टील की जो डेंसिटी होती है वो मरकरी से बहुत कम होती है। जो स्टील है, स्टील का घनत्व मरकरी के घनत्व से बहुत कम होता है। तो जब अगर घनत्व कम है तो कोई चीज डूब नहीं सकती, वो हमेशा ऊपर तैरेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विल बी द ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, क्षय रोग, टीबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। चलिए सोचिए जल्दी फटाफट। और आपने सोच लिया होगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, रोबर्ट टेस्ट, रोबर्ट परीक्षण, विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण, कॉन टेस्ट, या फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो बताइए, आप लोगों ने सोच लिया होगा और मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर, सही जवाब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग जो है, यह है बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। ये पूछा जा सकता है कि बताइए किसके कारण होती है, ये बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण, बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। और ये बीमारी जो है, इसका बैक्टीरिया जो होता है, इसका जो जीवाणु होता है, उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बैक्टीरिया का नाम होता है, जीवाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसका परीक्षण जो किया जाता है वो होता है आपका मोन्टॉक्स टेस्ट, मोन्टॉक्स परीक्षण। ठीक है, मोन्टॉक्स टेस्ट, मोन्टॉक्स परीक्षण किया जाता है। रोबर टेस्ट जो होता है, रोबर टेस्ट होता है आपका, एक बीमारी होती है, अनुवांशिक बीमारी, जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। हमारी एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, रोबर टेस्ट होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं विडाल टेस्ट, टाइफाइड का पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। कान टेस्ट किसका पता लगाने के लिए होता है, तो कान टेस्ट जो है, सिफिलिस एक बीमारी होती है, उसका पता लगाने के लिए होता है। सिफिलिस बीमारी जो है उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कान टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट। मुख शोधनों में, मतलब मुंह की सफाई करने के लिए, तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर पूर्तिरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अरे भाई, ये तो आप लोगों ने ऐड भी देखा होगा कि बंटी तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो नमक, नमक नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, बोरेक्स सुहागा, बोरेक्स सुहागा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4। इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा था एग्जाम में बोरेक्स का, Na2B4O7.10H2O। इसके देखो, बोरेक्स में एक चीज याद रखिए, Na2B4O7.10H2O। एक तो ये पूछ सकता है बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। एक ये पूछ सकता है बोरेक्स में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, जल के अणु कितने होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 अणु होते हैं। दूसरा, बोरेक्स का यूज कहाँ पे होता है, तो बोरेक्स का यूज होता है दवाइयां बनाने में, मेडिसिन बनाने में, दवाइयां बनाने में। ठीक है जी। उसी प्रकार से सोल्ट पीटर, सोल्ट पीटर क्या फॉर्मूला होता है, तो सर सोल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है सोल्ट पीटर।
टीली सोल्ट पीटर या सोल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट। अगर बोले इंडियन सोल्ट पीटर तो पोटेशियम नाइट्रेट। इंडियन इंडियन सोल्ट पीटर तो आपका होगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है? और इनका यूज करते हैं ज्यादातर एक्सप्लोजिव बनाने में, विस्फोटक बनाने में। ठीक है जी। उसी प्रकार से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, H2O2 इसका यूज भाप की सफाई करने में, ऑक्सीडेंट के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का तो सही आंसर जो था वो था NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधिकारिक संरचना के घटकों में क्या आता है? एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, शिक्षा, उद्योग और कृषि, एजुकेशन, हेल्थ एंड सिविल एम्यूनिटीज, या ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड बैंक्स, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले एक बात पढ़िए आप लोग, पूछा क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक आधारिक संरचना। अर्थव्यवस्था की कौन सी स्ट्रक्चर पूछी है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूछी है, सामाजिक आधारिक संरचना। देखिए सबसे पहले तो एक बात समझिए कि इकोनॉमी के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे मैं इसको एक आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल क्या कर रहा है? स्कूल आपको पढ़ा रहा है, आपसे पढ़ाने के क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है। तो स्कूल की जो कमाई है, जो इनकम है, वो कहां से आ रही है? आपसे आ रही है। लेकिन स्कूल आपको पढ़ा रहा है, किस लिए पढ़ा रहा है? ताकि आप काबिल बनो और आप आगे जाके पैसे कमाओ और आप इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करो। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल है वो दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो अपनी जो इकोनॉमी में, उसकी जो इकोनॉमी जनरेट होगी, उसकी जो इनकम जनरेट होगी वो आपसे होगी। दूसरा वो आपको, मतलब जो सोसाइटी है या समाज है, उसको तैयार कर रहा है आगे की इकोनॉमी के लिए। तो ऐसी जो चीजें आती हैं वो आती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन या मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर क्या कर रहा है? वो डॉक्टर आप लोगों से पैसा ले रहा है, उसकी कौन, उसकी तो इनकम वहां जनरेट हो रही है ना। लेकिन वो आपको ठीक कर रहा है, मतलब सोशल काम भी तो कर रहा है, वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है वो। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एजुकेशन फील्ड, हेल्थ फील्ड और सिविल एम्यूनिटीज जो हैं, ये किस में आती हैं? हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंचेस इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? दिमाग में सोचो जल्दी फटाफट, क्या आंसर हो सकता है? टोंगा ट्रेंच, टोंगा गर्त, मेरियन ट्रेंच, मेरियाना गर्त, या आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच, या काम चटका ट्रेंच। बताइए फटाफट, सोचिए और बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। गर्त, गड्ढा। तो अगर हम बात करते हैं टोंगा, मेरियाना या आपका कम चटका, ये तीनों ही ये तीनों ही किस में आते हैं? ये तीनों ही आपके पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में आते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं ये जो आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है ये आपका आता है अटलांटिक ओशियन में। इसमें अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में। ठीक है। और सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच जो आपका कहां पर है? जो पैसिफिक ओशियन में है, सबसे गहरा है। कितना? 10,920 मीटर गहरा है, सबसे गहरा ये आता है। उसके बाद में आता है टोंगा, ये आपका 10,820 मीटर गहरा है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, जो आपका अटलांटिक महासागर में है, ये केवल 8,380 मीटर गहरा है। तो सबसे मीटर गहरा ट्रेंच आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, जो पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डिलेरा रेफर्स टू ए चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस। कॉर्डिलेरा पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। तो पहला, फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, भ्रमंश के कारण बना है ये। एक्टिंग बाय वाटरशेड्स, वाटरशेड्स के रूप में कार्य करता है। या दैट आर रफली पैरेलल और रन इन वन जनरल डायरेक्शन, मोटे तौर पर समांतर होती हैं और एक सामान्य दिशा में अवस्थित होती हैं। फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण निर्मित होती हैं।
देखिए, कोर्डिलेरा जो माउंटेन रेंज है ये आपकी जो पश्चिमी अमेरिका है, वेस्ट अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें ये स्थित है, जिसमें आपका एडीज, एल्प्स, ये सब जो पर्वत हैं ये सब इसी के श्रृंखला के भाग हैं। तो जो ये आपकी कोर्डिलेरा है इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ किससे है? वो हमारी अर्थ क्रस्ट में जो फॉल्टिंग है, भ्रंश है, उसके कारण। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर, सही जवाब था वो था आपका ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स deprived the East India Company of commercial privileges in India। इस शब्द पे फोकस कीजिए। लास्ट में क्या बोला उसने? इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक या वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित किया? कहाँ पे किया? भारत में। इन इंडिया, भारत में। इसी लाइन में सारे जोर है। ये सब जो लास्ट में लिखा है ना मैंने, भारत में, इसी में सारा जोर है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, चार्टर अधिनियम आया 1813 का, तो उसमें मेंशन किया गया कि भारत के अंदर, भारत के अंदर, बाहर नहीं, भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार थे वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहेंगे। वो सब अधिकार जो रहेंगे अब वो ब्रिटिश जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद है, उसके पास रहेंगे, केवल भारत के अंदर। लेकिन चीन या अन्य देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध हैं या व्यापारिक कार्य जो हैं उन्हें अभी भी जो देख रेख करेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और उसके टेंचर को दूसरे देशों के साथ बढ़ाया गया 20 साल के लिए। तो 1813 में इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकार थे वो छीन लिए। किसने? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका 1813, 1813। लेकिन बाद में 1833 का जब अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। 1813 में एक बात और होती है, 1800 जो चार्टर एक्ट 1813 है, 1813 का जो अधिनियम है, इसमें भारत में पादरियों की यहाँ पे नियुक्ति की गई। भारत में पादरी लाए गए और पादरियों का लाने का मकसद क्या था? भारत में जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में पादरी जो नियुक्त किए गए वो किस चार्टर एक्ट के तहत किए गए? 1813 के। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जो हमारी भिकाजी रुस्तम कामा है, इन्हें कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, रानी लक्ष्मीबाई, इन सबके जो उपनाम हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अंडर विच एक्ट क्वीन विक्टोरिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद। किस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया? आपके ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द रॉयल टाइटल एक्ट 1876, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, या नन ऑफ दीज, उनमें से कोई नहीं। तो अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो थोड़े से समझदारी के साथ यहाँ पे काम ले लेते। आप काम के लेते, अंडर विच एक्ट रानी विक्टोरिया गिवन द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद, द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो द रॉयल टाइटल, यही आपका आंसर था, द रॉयल टाइटल एक्ट 1876। द रॉयल टाइटल एक्ट 1876 इसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किया जाता है। इसके साथ साथ महारानी विक्टोरिया को 1877 में दिल्ली दरबार लगता, पहला दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार लगे थे, उसमें पहला दिल्ली दरबार लगा 1877 को। और पहले दिल्ली दरबार में जो महारानी विक्टोरिया थी उसे उपाधि दी गई, उसे टाइटल दिया गया, किसका? केसर ए हिंद। लेकिन वो अधिनियम कौन सा था? द रॉयल टाइटल एक्ट 1876। तो आपका करेक्ट आंसर था, सही जवाब था कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है जी, ऐसी तो सोचना होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? परचेजिंग विल, खरीदने की इच्छा, खरीदने की इच्छा है, या परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति, टैक्स पॉलिसी, या एडवर्टाइजमेंट। भाई सिंपल सी बात यह है
इच्छा तो है लेकिन पैसा नहीं है। कैसे मैं उस किसी चीज़ की मांग बढ़ सकती है, खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरे पास में परचेसिंग पावर है। अब मैं किसी चीज़ को खरीदूंगा, वो चीज़ ज़्यादा मार्केट से जाएगी तभी तो उसी चीज़ की मांग बढ़ेगी। तो किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कब बढ़ेगी, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ई बीम लिथोग्राफ। अच्छा क्वेश्चन है, ई बीम लिथोग्राफ के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलेक्ट्रॉन किरण असमुद्रण प्रक्रिया की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है इट इज द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग ए फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ड्रॉ कस्टम शेप्स ऑन ए सरफेस। यदि किसी सतह पर मनचाहे आकार आरेखित करने के लिए इलेक्ट्रॉन के केंद्रीकरण किरण पुंज द्वारा स्कैनिंग किए जाने की एक प्रक्रिया है। दूसरा, इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यह इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इट इज ए मेथड टू स्टडी द न्यूट्रियोन्स इन अंडरग्राउंड टनल्स। यह भूमिगत सुरंगों में न्यूट्रॉनियों का अध्ययन करने की पद्धति है। ये नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट देखे होंगे, आईसी वगैरह सबने देखी होंगी, उनकी सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पैटर्न्स आपने देखे होंगे बने हुए, देखे होंगे सबने, सबने देखे हैं वो। तो उन सबको ड्रॉ करने के लिए, उन सबको बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोसेस यूज होती है, उसको हम कहते हैं ई बीम लिथोग्राफ। तो आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था वो था ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, आपका सही जवाब, सही आंसर था। बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेटल is exposed to the atmosphere for some time, it becomes coated with green carbonate, the metal used be must be। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उससे हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। चलिए सोचिए दिमाग में फटाफट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं इसका सही जवाब आपको देता हूँ। जल्दी से सोचिए, सोचिए सोचिए सोचिए। तो आपने सोच लिया होगा, पूछा होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है आपका कॉपर। कॉपर एक ऐसी धातु है, ऐसी मेटल है, जिसको आप खुले वातावरण में छोड़ दोगे तो कभी वो नीली हो जाती है। नीली किसकी वजह से, कॉपर के ऊपर सल्फेट की परत आ जाती है। किसकी, सल्फेट की। कॉपर सल्फेट, उसे कहा जाता है ब्लू विट्रोइल नीला थोथा। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट, इसे कहा जाता है ब्लू विट्रोइल नीला थोथा। और कॉपर कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट की परत आ जाती है तो इसे कहा जाता है फिर आपका हरे, जो आपका हरे रंग की परत आ जाती है तो ग्रीन कार्बोनेट कहा जाता है। तो कॉपर आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डायबिटीज इज कोज्ड बाय ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ। इस अंग की कुसंग क्रिया के द्वारा मधुमेह रोग होता है। पैनक्रियाज अग्नाशय, लीवर यकृत, किडनी गुर्दा, गोल ब्लैडर पित्ताशय। तो सोचिए जल्दी से आंसर, सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए क्या आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। किस रोग के किस अंग की गलत कार्य के कारण या कार्य सही न करने के कारण मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग, डायबिटीज जो डिजीज है, डायबिटीज जो रोग है, ये आपका होता है पैनक्रियाज के सही कार्य ना करने की वजह से। पैनक्रियाज तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। दो टाइप की ग्लैंड होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होती है एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि वो होती हैं जो एंजाइम बनाती हैं, एंडोक्राइन वो होती हैं, अंतःस्रावी वो होती हैं जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन पैनक्रियाज दोनों है, पैनक्रियाज दोनों है, अग्नाशय दोनों है। ये एक्सोक्राइन भी है, बाह्यस्रावी भी है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी भी है। इसका मतलब ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का प्रोडक्शन करता है, दोनों को बनाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि ओनली मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, दैट इज, उसका आंसर क्या होगा आपका, तो वो आंसर है आपका पैनक्रियाज अग्नाशय। ठीक है, और अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एक आपका आता है यहाँ पे एफ सेल। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं।
तो बीटा सेल जो बीटा कोशिका होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, लगभग 80% 80% होती हैं। और बीटा सेल से आपका प्रोड्यूस होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। और बीटा सेल जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती तो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, और मतलब सही से प्रोड्यूस नहीं होता। और इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ही कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है। तो डायबिटीज बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? पैनक्रियाज अग्नाशय पे। क्लियर है बात? समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या मोजाबे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही जवाब है वो है आपका सहारा। अगर हम वर्ल्ड की, विश्व की बात करें, विश्व का सबसे तीसरा सबसे बड़ा, अगर हम बड़े रेगिस्तान की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का है। और विश्व में सबसे ज्यादा गर्म, तो वो कौन सा है? आपका सहारा। और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही आपका एवरेज, सॉरी 30, एवरेज टेम्परेचर रहता है वहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। दिन के समय 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ये उससे दिन के समय 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो सकता है, और रात के समय लगभग 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था वो था आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई हार्मोन विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन? बच्चे की बच्चे की ग्रोथ में कौन सा हार्मोन, कौन सा आपका हार्मोन है जो सहायक होता है? देखिए, ये जो आपका गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये एक सेक्स हार्मोन है। ठीक है, दूसरा सेक्स हार्मोन है ये। इसी प्रकार से ऑक्सीटोसिन, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, या फिर अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, या अगर हम, ये सभी जो हार्मोन है ये सब हमारे सेक्स हार्मोन है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेट्रोपिन हार्मोन, तो सोमेट्रोपिन हार्मोन जो है ये क्या है? सोमेट्रोपिन हार्मोन हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो वृद्धि होती है, उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही जवाब था वो था आपका डी ऑप्शन। इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्क्वर्ड बंगाल एंड बिहार? मोहम्मद गोरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यलदौज? तो आप सभी को पता है मोहम्मद गोरी के जो मतलब गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। खैर, इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गोरी ने बख्तियार खिलजी को वहां पे जिम्मेदारी दी कि जो आपका उत्तरी भारत है, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों पे विजय प्राप्त करने के लिए इसको भेजा। तो इसी में आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला, तहस नहस करने वाला इंसान जो है वो बख्तियार खिलजी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 17th ऑल इंडिया गवर्नमेंट विप्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? 17वीं अखिल भारतीय विप सम्मेलन कहाँ हुई? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, न्यू दिल्ली, चेन्नई तमिलनाडु? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो इसका ये आपकी 2015 में हुई थी 17वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। ये आपकी हुई थी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो आपका इसका ए आंसर आपका सही था, सही जवाब था। 18वीं, एक बार 18वीं आप देख लेना, शायद 18वीं का कर्नाटक है, देख लेना एक बार आप 18वीं जो कर्नाटक, एक बार देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, स्टरलाइजेशन बाय आरबीआई इज एन? रिजर्व बैंक द्वारा स्टरलाइजेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, या बैंक रेट पॉलिसी होती है, डिफिसिट फाइनेंसिंग ऑपरेशन होता है, चेंजिंग इन एसएलआर, एसएलआर में परिवर्तन होता है? तो आप लोग सोचिए इस क्वेश्चन को एक बार, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए, सोच लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टरलाइजेशन बाय आरबीआई, आरबीआई क्या करता है? जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो हमारी सरकारी सिक्योरिटीज हैं, उनको बाजार में उनको बेचता है कौन? आरबीआई।
और आरबीआई जब जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको गवर्नमेंट बाजार में बेचता है, ओपन मार्केट में बेचता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टॉलाइजेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही जवाब था वो था आपका कौन सा, ए ऑप्शन। ऐसा ओपन बाजार मतलब ऐसा नहीं कि किसी की दुकान पे मिल जाएंगी, है ना इसका मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज डिक्लेयर एज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन इंडिया। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वो क्या था, कौन सा है आपका, केरल। कौन सा, केरल, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट, मनी बैंक रेफर्स टू, मनी बैंक रेफर या बैंक द्रव्य से क्या है, मतलब क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है करंट करेंसी नोट, कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस या आपका चेक्स। तो जितनी भी हमारी कमर्शियल बैंक होती हैं, जितनी भी वाणिज्यिक बैंक होती हैं, अपना कुछ जो पार्ट है चेक के रूप में किसके पास रखती हैं, आपका जो आरबीआई है उसके पास में रखती हैं, जिसे हमने क्या बोल दिया, मनी बैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था वो था आपका चेक, इसके साथ साथ ड्राफ्ट, चेक एंड ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन विच टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली प्रोडक्टिव एंड न्यूट्रिएंट रिच सॉइल केमोजेम लाइकली टू बी फाउंड। देखो केमोजेम जो है, केमोजेम का मतलब होता है जो केमिकल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार की मिट्टी में आपके क्या है क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज द हाईली प्रोडक्टिव एंड न्यूट्रिएंट रिच सॉइल केमोजेम लाइकली टू बी फाउंड। निम्नलिखित में से किसमें अधिक उत्पादक और पोषक तत्वों की भरपूर मिट्टी केमोजेम पाए जाने की संभावना है। डिजर्ट रेगिस्तान, नहीं हो, तो हो ही नहीं सकता। या आपका मेडिटेरियन स्क्रब ब्लैंड, भूमध्य सागरीय नम ऊंचाई वृक्षों वाली युक्त, इसमें भी नहीं होगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय चारागाह, टेम्परेट ग्रासलैंड शीतोष्ण घास के मैदान। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, इसका सही आंसर, सही जवाब था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, इसका लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट सो फार बीन यूज्ड। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा आपका अधिनियम अनुच्छेद है जो अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60, आर्टिकल 260 260, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 या आर्टिकल A160 160। देखो तीन टाइप की इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपका कौन सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे देश में आर्टिकल नंबर 360 अनुच्छेद 360 के तहत अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी नहीं लगी है। इसका मतलब अभी तक हमारे देश में आर्टिकल नंबर 360 का यूज नहीं हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या था, आर्टिकल नंबर 360। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के। इसी प्रकार से आपका अगला मॉक टेस्ट जो तीसरा होगा उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने डिस्कशन इसलिए किया, कोई जीएस का पार्ट है तो जल्दी हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, देखते रहिए एक प्रयास कोचिंग का यूट्यूब चैनल, इसी पे विभिन्न प्रकार की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। जो मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी कल आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग, आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, ठीक है, और जुड़े रहना है एक प्रयास कोचिंग के साथ। थैंक यू।